अर्जुन ने अनन्या कपूर को बहुत मनाने के बाद आखिरकार खुद पर लगे संपत्ति के गबन के आरोपों से मुक्त कर लिया। अब तक अनन्या के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। अर्जुन को उनका ड्राइवर बने अभी कुछ ही दिन तो हुए थे, लेकिन इतने कम समय में उसने कभी 10 लाख तो कभी 5 लाख नकद कमा लिए थे। अगर अनन्या द्वारा दी जाने वाली 60,000 की तनख्वाह जोड़ ली जाए तो अर्जुन साल भर में आसानी से 10 लाख से ऊपर कमा रहा था। अर्जुन, जब तुम्हारे पास इतना पैसा आ जाएगा तो तुम क्या करना चाहोगे? अनन्या बिस्तर पर बैठ गईं और अर्जुन को एकटक देखने लगीं। उन्हें यकीन था कि अर्जुन एक काबिल आदमी है, फिर भी वह उनके पास केवल एक ड्राइवर बनकर था। उन्हें यह भी आभास था कि एक दिन अर्जुन चला जाएगा, क्योंकि वह उम्र भर ड्राइवर की नौकरी नहीं कर सकता था। मैंने वास्तव में इस बारे में नहीं सोचा है। मैं एक साधारण नागरिक हूं, मेरे कोई बड़े सपने नहीं हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। पहले दिल्ली में कुछ गज का एक घर और 1 लाख से ऊपर की गाड़ी उसका सपना था, लेकिन अब वह इसे हासिल कर सकता था। इसलिए अगला सपना क्या होगा, यह उसने अभी तय नहीं किया था। खैर, अब सोच लो। तुम तो बहुत आसानी से पैसे कमा लेते हो, चलते फिरते 5 लाख जेब में डाल लेते हो, अनन्या ने चुटकी ली। अर्जुन हंसा। मैडम, मेरे 5 लाख आपके लिए शायद आपके एक बैग की आधी कीमत के बराबर होंगे। कृपया मेरा मजाक उड़ाना बंद कीजिए। उबाऊ हो तुम, अब जा सकते हो। अनन्या ने आंखें घुमाईं और उसे जाने का इशारा किया। अर्जुन खड़ा हुआ, बिस्तर पर बैठी अनन्या और उनके सुंदर पैरों की ओर एक नज़र डाली और कहा, सच तो यह है कि मैं बस एक छोटा ड्राइवर बनकर रहना चाहता हूँ। अगर आप मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगी तो मैं यहीं टिका रहूंगा। कोई महत्वाकांक्षा नहीं है तुम्हारी। बाहर निकलो, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन की चापलूसी काम कर गई थी। भले ही वह उसे डांट रही थी, लेकिन उनका मन खुश हो गया था। अर्जुन से बात करना उन्हें हमेशा अच्छा लगता था। अर्जुन दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन बाहर निकलने से पहले मुड़कर पूछा, मैडम, दोपहर के भोजन के लिए कहाँ जाना है? मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी, आज तुम्हारी तरफ से दावत होगी। अनन्या ने एक बड़े खर्च करवाने वाले अंदाज में कहा। कोई बात नहीं, दावत मेरी तरफ से। इस बार अर्जुन ने दरियादिली दिखाई। वह कंजूस नहीं था। पहले वह इसलिए बचत करता था क्योंकि उसकी कमाई कम थी और उसे अपनी बहन के खर्चों के लिए पैसे बचाने होते थे। ठीक है, तो अभी मत जाओ। चलो बाहर चलते हैं। वैसे भी आज मेरे पास और कोई काम नहीं है। अनन्या खड़ी हो गईं। कई दिनों की व्यस्तता के बाद अब वह पूरी तरह से तनाव मुक्त थी। वह रिया और लारा के लिए कुछ उपहार भी खरीदना चाहती थी और पूरे सुबह कमरे में बंद नहीं रहना चाहती थी। अर्जुन भी साथ चलने के लिए तैयार था। दोनों ने तुरंत निकलने का फैसला किया। वे नीचे गए, गाड़ी निकाली और चल दिए। आप कहाँ जाना चाहेंगी? अर्जुन ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। क्या तुम्हारे मन में कोई जगह है? कुछ खरीदना चाहते हो? अनन्या ने पलटकर पूछा। मैं अपनी बहन रिया के लिए एक घड़ी खरीदना चाहता हूँ। उसके पास अभी तक कोई घड़ी नहीं है। अर्जुन ने आईने में अनन्या को देखा, जिन्होंने घड़ी पहनी हुई थी। एक सुंदर और महंगी घड़ी किसी भी महिला के व्यक्तित्व में निखार ला देती है। रिया अक्सर फोन पर समय देखती थी, इसलिए अब पैसे होने पर अर्जुन अपनी बहन के लिए खर्च करना चाहता था। अनन्या ने तुरंत सहमति दी। ठीक है, फिर राजपथ चलते हैं। मैंने सुना है वहाँ बहुत सारे बड़े ब्रांड हैं। अर्जुन ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। उसके पास अब लगभग 30 लाख की बचत थी, इसलिए एक बार खर्च करने में कोई बुराई नहीं थी। राजपथ का वह बाजार एक उच्च श्रेणी का केंद्र था, जहां दुनिया भर के फैशन ब्रांड मौजूद थे। गाड़ी के नक्शे की मदद से वे जल्दी ही वहां पहुंच गए। जब अर्जुन अपना नकद पैसों से भरा थैला लेकर गाड़ी से उतरने लगा तो अनन्या ने उसे रोक दिया। ये नकदी गाड़ी में ही रहने दो। जब तुम कुछ खरीदोगे तो भुगतान मैं कर दूंगी और बाद में तुम मुझे वह नकद दे देना। क्यों इतना घुमावदार तरीका क्यों? अर्जुन उलझन में था। उसे लगा कि नकद भुगतान करना ज्यादा सीधा है। अनन्या ने अपना माथा पकड़ लिया। नकद लेकर लग्जरी सामान खरीदना थोड़ा पुराना और अजीब लगता था। इसके अलावा महंगे शोरूम में एक घड़ी की कीमत लाखों में हो सकती थी। उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, कुछ दुकानें नकद नहीं लेती। सच में, ऐसी भी दुकानें होती हैं? अर्जुन हैरान था। हाँ, कई बड़े ब्रांड नकद में लेन देन नहीं करते, केवल कार्ड से भुगतान लेते हैं। अनन्या ने गंभीरता से सिर हिलाया। अर्जुन ने थैला गाड़ी में ही छोड़ दिया। जैसे ही अर्जुन और अनन्या उस बड़े बाजार के अंदर कार्टियर की दुकान पर पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि रिया और उसकी एक सहेली प्रदर्शन में रखी महंगी घड़ियों को देख रही थी। वे केवल उन्हें निहार रही थी क्योंकि वे उन्हें खरीदने की स्थिति में नहीं थी। जैसे ही अर्जुन और अनन्या ने दुकान में कदम रखा, अर्जुन थोड़ा सहम गया क्योंकि उसने वहां सामानों पर लगी कीमतें देख ली थीं। एक बेल्ट की कीमत भी लाखों में थी। अर्जुन को लगा कि उसके पास मौजूद 30 लाख रुपए इस जगह के हिसाब से बहुत कम हैं। तुम रिया की घड़ी पर कितना खर्च करने का सोच रहे हो? अनन्या ने पूछा। 1 लाख, बस 1 लाख। अर्जुन ने सीमा तय कर दी। वह अपनी हैसियत से ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहता था। अनन्या मुस्कुराई और उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही वे दुकान के अंदर मुड़े, उन्होंने देखा कि रिया की सहेली किसी से बहस कर रही थी।
रिया, अर्जुन और अनन्या तुरंत उनके पास पहुंचे। भाई, अनन्या दीदी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रिया चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने भाई से यहाँ मिलेगी। ओह, दो और आ गए। क्यों न तुम चारों मिलकर पैसे जोड़ लो, क्योंकि मेरी घड़ी पहनकर उसे गंदा करने के बाद क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसे खरीदने की औकात नहीं रखते? अचानक एक व्यंग्यपूर्ण आवाज गूंजी। वह एक महिला थी जो सूट पहने एक पुरुष के साथ खड़ी थी। महिला ने उकसाते हुए अपनी कलाई उठाई और अपनी घड़ी दिखाई, जिस पर अभी भी कीमत का टैग लगा हुआ था। क्या हो रहा है? अर्जुन ने महिला के लहजे पर नाराजगी जताते हुए पूछा। कुछ नहीं भाई, चलिए यहाँ से चलते हैं, रिया ने अर्जुन का हाथ पकड़कर बाहर की ओर खींचते हुए कहा। कहाँ चलें? मैं यहाँ तुम्हारे लिए घड़ी खरीदने आया हूँ। बात क्या है? अर्जुन ने रिया की सहेली की ओर इशारा किया। भाई, रिया को वह घड़ी बहुत पसंद आई थी जो उस महिला ने पहनी है। मैंने सेल्समैन से रिया को वह दिखाने के लिए कहा। हमने उसे पहनकर देखा और हम जाने ही वाले थे कि यह महिला आ गई और हंगामा करने लगी कि हमने घड़ी गंदी कर दी है। तुम मुझे क्या बोल रही हो? वह महिला चिल्लाई। तुम जो भी हो, बस तमाशा बंद करो। रिया की सहेली भी पीछे नहीं हटी। पतिदेव, देखिए ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। महिला रोने का नाटक करने लगी। उसके साथ वाला पुरुष सभ्य दिख रहा था, लेकिन उसके शब्द कड़वे थे। प्रिय, गुस्सा मत हो, इन लोगों के मुंह लगना बेकार है। ये बस तुमसे जल रहे हैं क्योंकि ये इसे खरीद नहीं सकते। मैडम, क्या आप मुझे ये दो घड़ियां दिखा सकती हैं? उसी समय चुप खड़ी अनन्या कपूर ने अचानक प्रदर्शन काउंटर पर रखी दो हीरों से जड़ी घड़ियों की ओर इशारा किया। एक घड़ी बहुत ही कीमती और खास स्थान पर रखी गई थी। अरे छोड़िए, इन्हें मत दिखाए। ये बस पहनकर देखेंगे, खरीदेंगे नहीं, उस महिला ने तिरस्कार से कहा। तभी सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए अनन्या को वे घड़ियां थमा दी। वहां के कर्मचारी पार की नजर रखते थे। अनन्या के बात करने का तरीका और उनकी कलाई पर बंधी लाखों की घड़ी देखकर सेल्समैन समझ गया था कि वह कोई साधारण ग्राहक नहीं है। अनन्या ने घड़ियों को देखा और हीरे वाली घड़ी को हाथ में लेकर कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये घड़ी सीमित संस्करण वाली है ना? यह आपके पास यहाँ कैसे है? मैडम, आपकी नज़र बहुत पारखी है, सेल्समैन ने तारीफ की। दरअसल एक ग्राहक ने इसके लिए पैसे जमा किए थे पर वह इसे लेने नहीं आया, इसलिए ये यहाँ उपलब्ध है। क्या ये बिक्री के लिए है? अनन्या ने पूछा। जी हाँ, सेल्समैन ने सिर हिलाया। कृपया इन दोनों को पैक कर दीजिए। धन्यवाद, अनन्या ने अपना कार्ड निकालते हुए कहा। मैडम, इन दो घड़ियों की कीमत कितनी है? अर्जुन ने पूछा, क्योंकि उसे लगा कि ये बहुत महंगी होंगी। सेल्समैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जनाब, इस खास संस्करण वाली घड़ी की कीमत 23,50,000 रुपये है और दूसरी घड़ी 1,25,000 की है। कुल मिलाकर 24,75,500 रुपये हुए। ये सुनते ही वहां मौजूद उस महिला समेत सबकी बोलती बंद हो गई। कभी कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए शब्दों या हाथों की जरूरत नहीं होती, अक्सर एक छोटा सा काम ही सामने वाले के अहंकार को तोड़ने के लिए काफी होता है। अनन्या कपूर का उस भारी भरकम महिला से बहस करने या अपनी अमीरी दिखाने का कोई इरादा नहीं था। जब उन्होंने वह खास सांतोस घड़ी देखी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऐसी घड़ियां सिर्फ पैसे होने से नहीं मिलती। उस शताब्दी संस्करण की दुनिया में केवल कुछ ही घड़ियां थीं और हर एक अपने आप में अनोखी थी। अनन्या जानती थी कि अगर इसे पहले से बुक करने वाला पीछे ना हटा होता तो उन्हें ये कभी नहीं मिलती। उन्होंने बिना दाम पूछे उसे तुरंत खरीद लिया। वह घड़ी उन्हें किसी को भेंट करनी थी। वहीं दूसरी ओर उन्होंने रिया के लिए भी एक घड़ी खरीदी। असली मगरमच्छ के चमड़े का पट्टा, 18 कैरेट सोने का ढांचा और उसमें जड़े 12 कीमती सितारा हीरे। उसकी कीमत भी 1,25,000 से ऊपर थी। वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया जब उन्होंने पल भर में दोनों घड़ियों का भुगतान कर दिया। वह महिला और उसका आदमी बिना एक शब्द बोले वहां से खिसक गए, क्योंकि जिस घड़ी पर वे गर्व कर रहे थे उसकी कीमत अनन्या की घड़ी के सामने कुछ भी नहीं थी। रिया, इसे पहनकर देखो, क्या ये सही आ रही है? अनन्या ने कीमती घड़ी अपने बैग में रखी और दूसरी घड़ी रिया की ओर बढ़ा दी। नहीं, नहीं, अनन्या जी, मैं यह नहीं ले सकती। रिया घबराकर पीछे हट गई। 1,25,000 की घड़ी। उसका अनन्या से कोई खून का रिश्ता नहीं था। सिर्फ इसलिए कि उसका भाई अनन्या का ड्राइवर था, वह इतना कीमती तोहफा कैसे ले सकती थी? शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है, अनन्या ने सिर हिलाया। ये घड़ी तुम्हारे लिए ही है, पर इसके पैसे मैंने नहीं दिए। तुम्हारे भाई ने ही तुम्हारे लिए ये पसंद की थी और इसीलिए हम आज यहाँ आए हैं। मुझे दिखाओ। अर्जुन ने घड़ी हाथ में ली। वह वाकई बहुत सुंदर थी। हालांकि यह उसके बजट से बाहर थी, पर भुगतान हो चुका था और अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। ये लो, इसे रख लो। मैं अनन्या जी को बाद में पैसे लौटा दूंगा। ये सच में मैंने ही तुम्हारे लिए ली है। अर्जुन ने घड़ी रिया के हाथ में थमा दी। भैया, रिया के माथे पर बल आ गए। उसे शक हुआ कि अर्जुन के पास इतने पैसे कहाँ से आए। उसे लगा कहीं अनन्या और उसके भाई के बीच कोई गलत समझौता तो नहीं हुआ है। वह नहीं चाहती थी कि उसका भाई किसी गलत रास्ते पर जाए।
अनन्या रिया के करीब आए और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, रिया इतना मत सोचो, तुम्हारा भाई अब अमीर हो गया है। मैंने खुद उससे 13,000 नकद उधार लिए हैं। उसने किसी का इलाज करके 50,000 कमाए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हवाई जहाज में किया था। सच में? रिया ने हैरानी से पूछा। अब सच झूठ छोड़ो और इसे पहनो। अर्जुन ने जबरदस्ती घड़ी रिया को थमा दी, फिर उसकी सहेली की ओर देखकर मुस्कुराया, तुमने उस महिला को अच्छा जवाब दिया था। वह थी ही वैसी। सहेली खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठीक है, अब खरीदारी हो गई हो तो तुम तीनों आगे चलो, सामान मैं उठा लेता हूँ। अर्जुन ने कहा। अनन्या को रिया की सादगी और मासूमियत पसंद आई थी, इसलिए वह उसे लेकर आगे बढ़ गई। लगभग 1 घंटे तक घूमने के बाद अनन्या ने अपने लिए 6 लाख का एक कीमती झोला खरीदा और फिर चारों भोजन करने चले गए। वहां का खर्च अर्जुन ने उठाया। भोजन के बाद रिया और उसकी सहेली साइकिल किराए पर लेकर दिल्ली की सैर पर निकल गईं। अनन्या उनकी आज़ादी को देखकर थोड़ा भावुक हो गईं। अब कहाँ जाना है? अर्जुन ने समय देखा, दोपहर के 2 बज रहे थे और शाम की बैठक में अभी 4 घंटे बाकी थे। अनन्या ने सोचकर कहा, पुराने सामान का बाजार। वहां क्यों? अर्जुन ने चौंक कर पूछा। क्या तुम्हें पुरानी चीजें जमा करने का शौक है? मुझे तो ज्यादा समझ नहीं है, पर मेरे दादाजी को पुरानी चीजों का बहुत शौक है। अगर आर्यावर्त समूह का काम बन गया तो मुझे वापस विदेश जाना होगा। अगले महीने मेरी बुआ का जन्मदिन है, ये घड़ी उनके लिए है। सोचा दादाजी के लिए भी बाजार से कोई पुरानी कलाकृति ले लूं। तुम्हें समझ नहीं है और तुम पुरानी चीजें खरीदने जा रही हो। नकली सामान मिल गया तो? अर्जुन ने हंसते हुए कहा। कोई बात नहीं, दादाजी को छोटे मोटे जुए का शौक है, मैं सड़क किनारे से कोई पुरानी दिखने वाली चीज ले लूंगी। अर्जुन हंस पड़ा और गाड़ी को बाजार की ओर मोड़ दिया। लगभग 1 घंटे बाद वे पुरानी चीजों के मशहूर बाजार पहुंचे। वहां हर दुकान और सड़क किनारे लगे ठेलों पर पीतल की मूर्तियां, पत्थर और मिट्टी के बर्तन सजे थे। बाजार में काफी भीड़ थी। कुछ लोग जानकार थे और कुछ बस सैलानी। अनन्या और अर्जुन एक ठेले के पास रुके। अर्जुन, तुम्हें ये पत्थर का हार कैसा लग रहा है? काफी पुराना लग रहा है। अनन्या ने ढेर में से एक सफेद पत्थर का हार उठाया जिस पर ड्रैगन और फिनिक्स बने थे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ तो मुझे सब कुछ ही पुराना लग रहा है। मैडम, आपकी पारखी नजर है। सच कहूं तो यह असली है। मैंने इसे उत्तर पश्चिम के ग्रामीण इलाकों से मंगवाया है, जहां पुरानी समाधियां हैं। दुकानदार ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, जो देखने में किसी पुराने विद्वान जैसा लग रहा था। इसकी कीमत क्या है? अनन्या का मन उस पर आ गया था। दुकानदार ने 3 उंगलियां दिखाईं। इतने ही लगेंगे, 1 पैसा कम नहीं होगा। 30 या 300? अर्जुन बीच में बोला। दुकानदार ने उसे घूर कर देखा। 30,000 आखिरी दाम। जैसे ही अर्जुन कुछ कहने वाला था, पीछे से एक आवाज आई, बाबा यह हार मुझे दे दो। एक आदमी ने थैले से नोटों की गड्डियां निकाली और दुकानदार की ओर बढ़ा दी। नहीं, इसे मैंने पसंद किया है। अर्जुन, पैसे दो, अनन्या ने कहा। अर्जुन के पास मौजूद झोले में नकद रुपए थे। अर्जुन ने पीछे खड़े उस आदमी को देखा, फिर दुकानदार को और फिर अनन्या के करीब झुककर धीरे से कहा, मैडम, ये धोखा है, इनकी बातों में मत आइए। क्या? एक छद्म खरीदार? अर्जुन की बात सुनकर अनन्या कपूर, जो अब तक चिंतित दिख रही थी, अचानक ठिठक गईं। हालांकि उन्होंने ऐसे लोगों के बारे में सुना था जो बाजार में भीड़ के बीच विक्रेता के मददगार बनकर नकली खरीदारी का नाटक करते हैं, लेकिन उनका पाला कभी ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं पड़ा था। अब अर्जुन उन्हें बता रहा था कि वह खरीदार दरअसल विक्रेता का ही आदमी था। वह दुविधा में थी और कोई फैसला नहीं ले पा रही थी। उसी दौरान जिस व्यक्ति पर अर्जुन ने आरोप लगाया था, उसने तुरंत 30,000 रुपये निकालकर उस बूढ़े विद्वान विक्रेता को थमा दिए और अनन्या कपूर के हाथ से पन्ना जड़ित लॉकेट लेने के लिए हाथ बढ़ाया। बिटिया, अब ये सामान इनका हुआ। पुरानी चीजों के बाजार में जो फुर्ती दिखाए, माल उसी का होता है। मुझे माफ कर दीजिए। ये कहते हुए वह बूढ़ा व्यक्ति 100-100 के नोटों की 3 गड्डियां बड़ी सावधानी से गिनने लगा। उस पल अनन्या कपूर ने अपने होंठ भींचे और कहा, बाबा, मैं 31,000 दे दूंगी, क्या अब यह मुझे मिल सकता है? मैडम, अब ये लॉकेट मेरा है, उस खरीदार ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। मैंने पैसे दे दिए हैं और ये लॉकेट अब किसी भी कीमत पर बिकाऊ नहीं है। कृपया इसे मुझे वापस दे दीजिए। 35,000? क्या 35,000 में बात बनेगी? आपको बैठे बिठाए 5,000 का मुनाफा होगा। अनन्या कपूर को वह पत्थर बहुत पसंद आ गया था। उन्हें अपनी अंतरात्मा पर भरोसा था कि वह लॉकेट एक बेशकीमती खजाना है। नहीं बेचना। वह छद्म खरीदार अपना सिर हिलाता रहा। ठीक है, अगर नहीं बेचना तो चलिए अनन्या जी। अर्जुन को भी अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि वह आदमी विक्रेता का साथी है, क्योंकि उसने पैसे देने से पहले लॉकेट को एक बार देखा तक नहीं था, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। पुरानी चीजों का शौक रखने वाला कोई भी व्यक्ति खरीदारी करते समय उसे बार बार उलट पलट कर देखता है। लेकिन उस आदमी ने बिना देखे ही भुगतान कर दिया, जिससे अर्जुन का शक यकीन में बदल गया।
उसने अनन्या कपूर का हाथ पकड़ा, उनके हाथ से वह लॉकेट झपटा और उसे उस खरीदार की ओर फेंकते हुए कहा, आपको आपका नया खजाना मुबारक हो, नमस्कार। ये कहकर उसने अनन्या को भीड़ से बाहर खींच लिया। तुमने ऐसा क्यों कहा कि वह उनका ही आदमी था? स्टॉल से दूर आने के बाद अनन्या कपूर साफ तौर पर नाराज दिख रही थी। 30,000 रुपये उनके लिए बड़ी बात नहीं थी, वह बस अपनी खुशी के लिए उसे खरीदना चाहती थी। लेकिन अर्जुन ने सारा खेल बिगाड़ दिया था। अनन्या जी, आप जैसी जानकार महिला भी सामान खरीदने से पहले उसकी बारीकी से जांच करती हैं, पर क्या आपने उस आदमी को देखा? उसने बिना देखे ही पैसे दे दिए। साफ है कि वह लोगों को फंसाने के लिए वहां खड़ा था। आप परेशान मत होइए, बाजार बहुत बड़ा है, मैं आपको इससे भी अच्छा कुछ खरीदवाऊंगा। तुम क्या समझोगे? तुम मेरी क्या मदद करोगे? अनन्या कपूर ने अर्जुन को एक तिरछी नज़र से देखा। हालांकि उन्हें उसकी दलील सही लगी, उस आदमी ने सच में बिना देखे पैसे दे दिए थे। उनका मन थोड़ा शांत होने लगा। मैं आपके लिए कुछ बेहतर चुनता हूँ, चलिए मेरे साथ। अर्जुन ने लोक लाज की परवाह किए बिना अनन्या का हाथ थाम लिया और आगे बढ़ गया। अनन्या का चेहरा थोड़ा लाल हुआ, लेकिन उन्होंने अपना हाथ नहीं छुड़ाया क्योंकि सड़क पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। अगर अर्जुन तेजी से आगे निकल जाता तो वह भीड़ में खो सकती थी। ये देखिए, यहाँ तो पत्थर के गहनों का भंडार है। कुछ देर चलने के बाद अर्जुन एक ऐसे स्टॉल के सामने बैठ गया जहाँ पत्थरों की कलाकृतियों का ढेर लगा था। वहां पन्ना, लॉकेट, कंगन, अंगूठियां, शराब की बोतलें, डिब्बे और यहां तक कि लहसुन कूटने जैसा दिखने वाला एक पत्थर का पात्र भी था। यह अंगूठी बुरी नहीं है, पुरानी लगती है। और यह डिब्बा भी सुंदर है। अनन्या कपूर को वहां हर चीज पसंद आ रही थी। उस वक्त अर्जुन ने अपनी एकाग्रता और आंतरिक शक्ति का प्रयोग उन वस्तुओं पर किया। केवल आंखों से देखने पर तो उसे सारी चीजें कीमती लग रही थीं, आखिर वह इस क्षेत्र का जानकार तो था नहीं। इसलिए उसने अपनी शक्ति से यह परखने की कोशिश की कि क्या इनमें कुछ विशेष है। जैसे ही अर्जुन की दृष्टि और शक्ति उन वस्तुओं पर पड़ी, उसे तुरंत कुछ अलग महसूस हुआ। उस ढेर में एक औषधि पीसने वाला पात्र यानी खरल और एक कर्णफूल बाकी चीजों से अलग चमक रहे थे। उनमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा या आभा थी। बाकी चीजें बेजान लग रही थीं, लेकिन उस पात्र से एक दिव्य शक्ति का एहसास हो रहा था। जैसा कि कहा जाता है कि पत्थर में भी जान होती है और वह इंसान को ऊर्जा दे सकता है, अर्जुन को उस पात्र में वही ऊर्जा महसूस हुई। वह निश्चित रूप से उच्च कोटि के पत्थर से बना था। कर्णफूल में भी एक प्राचीन और अलग तरह की ऊर्जा थी। अर्जुन ने अपने चेहरे पर कोई हैरानी नहीं आने दी। उसने जानबूझकर उन खास चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। वह अनन्या के साथ मिलकर साधारण कंगन और अंगूठियां देखने का नाटक करता रहा। भाई साहब, इस कंगन और अंगूठे के छल्ले की क्या कीमत है? अनन्या कपूर ने एक गहरा हरा कंगन और मलाईदार सफेद पत्थर का छल्ला चुना। कंगन के 40,000 और छल्ले के 18,000, 1 रुपया कम नहीं होगा। दुकानदार एक युवक था। वह पारखी नजर रखता था और अनन्या के ठाठ बात देखकर समझ गया था कि वह अमीर घर की महिला है जो पैसों की फिक्र नहीं करती। इसलिए उसने सीधे ऊंची कीमत मांगी। अनन्या कपूर ने अर्जुन की तरफ देखा। उनकी नजरों का इशारा साफ था कि अर्जुन मोलभाव करे। अर्जुन नीचे बैठा और उसने उस खरल और कर्णफूल को भी कंगन और छल्ले के साथ रख दिया। उसने एक उंगली उठाकर कहा, इन चारों चीजों के मैं 4,000 दूंगा। बेचना है तो बताओ, अभी नकद दूंगा, वरना हम आगे बढ़ते हैं। 4,000? भाई साहब, भले ही ये पत्थर सामान्य हो, फिर भी इनकी मेहनत ही 8-10 हजार की है। देखिए, आज दिन भर से कोई बोनी नहीं हुई है। आप 30,000 दे दीजिए और ये चारों ले जाए। सच कहूं तो मैं बस अपने आने जाने का किराया निकाल रहा हूं। अर्जुन ने सिर हिलाया, मैं सिर्फ 5,000 तक जा सकता हूं। देना है तो दो, नहीं तो रहने दो। 5,000 में तो बिल्कुल नहीं दे सकता। घाटा थोड़े ही सहूंगा। दुकानदार ने तुरंत मना कर दिया। तो फिर रहने दीजिए। अर्जुन जाने के लिए खड़ा होने लगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, आज मेरा दिन ही खराब है। 6,000 दे दीजिए, घर में पैसों की बहुत जरूरत है। अर्जुन को जाते देख दुकानदार तुरंत 30,000 से 6,000 पर आ गया। ठीक है, ये लीजिए। अर्जुन ने नोटों की गड्डी निकाली और 6,000 रुपये उस युवक को थमा दिए। भाई साहब, यह मेरा कार्ड रखिए। आगे कुछ चाहिए हो तो फोन कीजिएगा। दुकानदार ने अपना कार्ड दिया। अर्जुन ने सारा सामान एक कागज के थैले में रखा और अनन्या कपूर के साथ भीड़ में वापस चल पड़ा। अनन्या उत्साहित भी थी और हैरान भी। 4 चीजें उसने हमें सिर्फ 6,000 में दे दी। पहले वह सिर्फ 2 चीजों के 58,000 मांग रहा था। इनका मुनाफा तो बहुत ज्यादा होता होगा। उसने ये चीजें शायद 500 में खरीदी होंगी। उसने खुद ही कहा न कि पत्थर चाहे जैसा भी हो, मतलब उसके पास सब नकली माल था, वह बस धोखा दे रहा था। तो फिर तुमने इसे क्यों खरीदा? अनन्या ने भौहें सिकोड़कर पूछा, और तुम्हें ये लहसुन कूटने वाला बर्तन क्यों चाहिए था? लहसुन कूटने वाला? आप इस पात्र की बात कर रही हैं? हाँ, तुम्हें नहीं पता। इसे खरल कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हकीम और वैद्य दवाएं पीसने के लिए करते हैं। मैंने ऐसा ही एक पात्र मिलिंद जी के यहाँ देखा था।
ओह, तो ये दवा पीसने के लिए है। अर्जुन को समझ आया, वाकई लहसुन कूटने के लिए कोई इतने कीमती पत्थर का इस्तेमाल नहीं करता। लहसुन कूटने वाला बर्तन, तुम भी क्या सोचते हो? अनन्या कपूर अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। क्या आप जानना चाहेंगे कि उस खरल और कर्णफूल का असली रहस्य क्या है और वे अर्जुन के काम कैसे आते हैं? अर्जुन को लहसुन के आकार के जार और कानों की बालियों की असली कीमत का अंदाजा नहीं था, लेकिन उसे इतना पता था कि उसने जो सामान खरीदा है वह महंगा तो बिल्कुल नहीं था। अभी समय बाकी था और अनन्या कपूर का मन अभी बाजार घूमने से भरा नहीं था, इसलिए वे दोनों अलग अलग दुकानों पर सामान देखते रहे। कुछ देर बाद अर्जुन को वैसी ही पुरानी दिखने वाली एक और चीज मिली, एक जेड पत्थर का कंगन। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि पत्थर की गुणवत्ता कैसी है, लेकिन वह ये देख पा रहा था कि उसकी बनावट बहुत बारीक है। उसने मोलभाव किया और 3,000 रुपये में उसे खरीद लिया। अनन्या ने भी अपने लिए कुछ और पत्थर की कलाकृतियां चुनी, उन्हें शायद ऐसे पत्थरों से कुछ ज्यादा ही लगाव था। शाम के 5 बजे तक जब वे वापस लौटे तो उनके पास सामान से भरे 3 थैले थे। जाहिर है, ज्यादातर सामान अनन्या ने खरीदा था और अर्जुन के पास बस कुछ ही चीजें थीं। अर्जुन ने अपना सामान अपनी मानसिक एकाग्रता से परखने के बाद ही खरीदा था, क्योंकि उसे यकीन था कि वे प्राचीन वस्तुएं हैं। जब वे निकले थे तब उनके पास 1,00,000 रुपये नकद थे। गाड़ी में बैठकर हिसाब लगाने पर पता चला कि वे 80-90 हजार रुपये खर्च कर चुके थे। हिसाब पूरा करने के बाद अर्जुन अनन्या की तरफ मुड़ा और बोला, अनन्या जी, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। इस थैले में जो सामान है वह मैंने अपनी मर्जी से अपने लिए खरीदा है, तो इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। जहां तक पैसों की बात है, हम पाई पाई का हिसाब कर लेंगे ताकि सब कुछ स्पष्ट रहे। क्या तुमने यह मेरे लिए नहीं खरीदा? अनन्या ये सुनकर हैरान रह गई। अर्जुन ने दोपहर भर पैसे खर्च करने में कोई कंजूसी नहीं दिखाई थी और कम से कम 30-40 हजार रुपये खर्च कर दिए थे। उसे लगा था कि वह उसके लिए खरीदारी कर रहा है, लेकिन अब अर्जुन कह रहा था कि यह उसका अपना सामान है। ये कंजूस आदमी एक सड़क किनारे की दुकान से इतने हजार का सामान खरीदने की हिम्मत कैसे कर सकता था? मैं एक सहेली को जानता हूं जो ऐसी चीजें इकट्ठा करती है। दिल्ली पहुंचकर मैं उसे यह बेचने के लिए दे दूंगा। मुझे उम्मीद है कि अच्छा मुनाफा होगा। मुझे खुद ये चीजें जमा करने का शौक नहीं है। तुम वाकई इन्हें बेचने वाले हो? अनन्या के पास कहने को शब्द नहीं थे। वह सोच रही थी कि कोई इतना जोखिम कैसे ले सकता है। क्या उसे डर नहीं था कि उसके पैसे डूब जाएंगे? हाँ, और वे बालियां और वह पत्थर का खिलौना जो मैंने बाद में लिया, मुझे उन्हें लेकर बहुत अच्छा लग रहा है। अर्जुन के थैलों में वही चीजें थीं जिनसे एक पुरानी खुशबू या एहसास जुड़ा था। अनन्या की पसंद में से केवल एक जोड़ी बालियां और वह खिलौना ही उस एहसास से मेल खा रहे थे। अर्जुन उसकी मदद करना चाहता था, पर अनन्या को उसकी चुनी हुई चीजें पसंद नहीं आ रही थीं। आखिरकार उसने अनन्या को उसकी मर्जी चलाने दी, क्योंकि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अगर वह अपने दादाजी के लिए लाख रुपए खर्च कर रही थी, तो दादाजी शायद उसे करोड़ों लौटा देते। अनन्या ने कहा, समय हो गया है, अब इलू भोजनालय चलते हैं। तुम शायद मेरे साथ खाना नहीं खा पाओगे, तो तुम कहीं आसपास अपने लिए अच्छा सा खाना देख लेना, उसका खर्चा मैं दे दूंगी। ठीक है, शुक्रिया अनन्या जी, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इलू भोजनालय एक इतालवी भोजनालय था जो शहर की एक बहुत ऊंची इमारत की 56वीं मंजिल पर स्थित था। हालांकि वे दोनों पहले वहां कभी नहीं गए थे, लेकिन रास्ते में वह इमारत देखी थी, इसलिए वहां पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। शाम के 6:17 पर वे इमारत की पार्किंग में थे। उनकी मुलाकात का समय 6:30 बजे का था, यानी अनन्या 13 मिनट पहले पहुंच गई थी। अर्जुन ने गाड़ी खड़ी की और उसे लिफ्ट तक छोड़ने गया। उसने उसे 56वीं मंजिल पर जाते हुए देखा और खुद वापस नीचे आ गया। उसे विदेशी खाना वैसे भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने पास ही किसी साधारण भोजनालय में खाना खाने का सोचा। नीचे पहुंचकर अर्जुन ने अनन्या द्वारा दिए गए फोन से उसे एक संदेश भेजा, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे फोन करना। अनन्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है। अर्जुन वापस पार्किंग में आया और गाड़ी में बैठ गया, लेकिन वह तुरंत वहां से गया नहीं। उसने सीधा मिलिंद को फोन लगाया। फोन 2 बार बजते ही उठ गया। मिलिंद ने पूछा, अर्जुन, क्या हाल है? दिल्ली कब वापस आ रहे हो? 3 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे, पर मुझे तुमसे कुछ पूछना था। अर्जुन ने जिस सहेली का जिक्र अनन्या से किया था, वह असल में मिलिंद ही थी। चूंकि वह गहनों की परख करना जानती थी, तो वह असली और नकली का फर्क बता सकती थी। मिलिंद ने कहा, क्या बात है? बताओ। बात यह है कि मेरे पास कुछ प्राचीन पत्थर के टुकड़े हैं। क्या तुम इन्हें बेचने के लिए कोई ग्राहक ढूंढ सकती हो? प्राचीन पत्थर, क्या तुम्हें यकीन है कि वे असली हैं? मिलिंद ने शक जताते हुए पूछा। बिल्कुल असली हैं। मैंने इन्हें यहाँ दिल्ली के पुराने बाजार से निकाला है। तुम बाद में इनकी कीमत देख लेना और फिर इन्हें बिकवाने में मदद करना। तुम्हें बता दूं, इन चीजों के लिए मैंने 30-40 हजार रुपये दिए हैं। सिर्फ 30-40 हजार? मिलिंद की हंसी छूट गई। क्या तुम्हें पता भी है कि असली प्राचीन पत्थरों की कीमत क्या होती है?
30-40 हजार में तो एक टुकड़ा भी नहीं मिलता। शायद ऐसा ही हो, पर मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ। बस समय आने पर मेरी मदद कर देना। जब मैं वापस आऊं तो क्या हम दिल्ली में मिल सकते हैं? मिलिंद की याद आते ही अर्जुन का मन मचलने लगा। उसका दिल्ली में मिलने का सुझाव वास्तव में एक आमंत्रण था। शायद मुझे दिल्ली आने में थोड़ा समय लगे, मिलिंद ने धीरे से कहा। ये सुनकर अर्जुन का मन थोड़ा उदास हो गया। उसके अंदर जो उत्साह था उस पर जैसे ठंडा पानी पड़ गया। मिलिंद ने आगे कहा, मुझे अपने माता पिता के साथ कुछ समय बिताना है। मेरी छोटी बहन अभी दक्षिण में सेना में भर्ती हुई है, तो वे थोड़े उदास हैं। जब भी मौका मिलेगा मैं आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, अर्जुन ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और बस धीरे से सिर हिला दिया। आखिरकार वह एक अचानक हुई मुलाकात ही तो थी। भले ही वह मिलिंद का पहला अनुभव था, पर वह जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। शांत होकर सोचने पर शायद उसे थोड़ा पछतावा हो रहा था। इसका यह मतलब नहीं था कि वह अर्जुन से मिलना नहीं चाहती थी, शायद वह बस थोड़ी डरी हुई थी। कुछ देर की खामोशी के बाद मिलिंद ने खुद ही कहा, उन पत्थरों के बारे में बात यह है कि अगर जल्दी नहीं है तो मेरे आने का इंतजार करो। और अगर जल्दी बेचना है तो दिल्ली पहुंचकर मुझे फोन करना। मैं वहां एक चाचा को जानती हूं जो इन चीजों के विशेषज्ञ हैं। वे तुम्हारी मदद कर पाएंगे। हाँ, कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे दिल्ली आने का इंतजार करूंगा। जब तक तुम नहीं आओगी मैं इन्हें नहीं बेचूंगा। अर्जुन ने माहौल हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा। ठीक है, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगी। मिलिंद भी हंसने लगी। कुछ और बातें करने के बाद दोनों ने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद अर्जुन बस मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाने लगा। उधर भोजनालय में अनन्या कपूर और नकुल आर्यावर्त मिल चुके थे। चूंकि नकुल पहले ही पहुंच चुका था, इसलिए वह अपनी मेज पर बैठा हुआ था। अनन्या जी, मैंने यहाँ इस भोजनालय में अपनी कुछ खास शराब रखी हुई है। यहाँ बहुत महंगी विदेशी शराब उपलब्ध है। आप क्या लेना पसंद करेंगी? इस समय नकुल अपने गहरे नीले रंग के लिबास में बहुत प्रभावशाली लग रहा था। उसके बाल संवरे हुए थे और जूते चमक रहे थे, जिससे उसकी अमीरी साफ झलक रही थी। क्या मैं बिना पिए रह सकती हूँ? अनन्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। आपको क्या लगता है? नकुल ने पलटकर सवाल किया। ठीक है, फिर थोड़ी सी रेड वाइन मंगा लीजिए। मुझे उसका स्वाद पसंद है। नकुल ने चुटकी बजाई और वेटर से कहा, ठीक है, मेरी वाली बोतल ले आओ। मिस्टर नाशिक, अगर हमारे आर्यावर्त समूह के प्रस्ताव में आपको कुछ भी अनुचित लगे तो कृपया मुझे जरूर बताइएगा। लाल मदिरा का गिलास भरने के बाद अनन्या कपूर ने पहल करते हुए अपना गिलास उठाया। वह अच्छी तरह जानती थी कि सब कुछ मिस्टर नाशिक के हाथ में है। अगर वह उन्हें प्रभावित कर पाई तो यह उसकी असली जीत होगी। ये बिल्कुल सटीक है, तरुण नाशिक ने अपना गिलास उठाते हुए कहा। मैंने आज आपको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं आपको पहले ही बधाई दे सकूं। एक सुखद साझेदारी के नाम, शुभकामनाएं। एक सुखद साझेदारी के नाम। अनन्या कपूर मुस्कुराए और तरुण नाशिक के गिलास से अपना गिलास टकराकर एक ही बार में खाली कर दिया। इटली की मशहूर मदिरा का स्वाद एकदम शुद्ध था, और एक गिलास पीते ही अनन्या समझ गई कि तरुण नाशिक ने बेहतरीन दर्जे का इंतजाम किया है। तरुण नाशिक ने अनन्या के खाली गिलास को देखते हुए मंद मुस्कान दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने अपना शिकार जाल में फंसा लिया हो। वह बस थोड़े और समय का इंतजार कर रहा था। वह एक विकृत मानसिकता का व्यक्ति था जिसे ऊंचे रसूख वाली महिलाओं को अपने वश में करने में एक अलग ही सुख मिलता था। अनन्या कपूर जैसी स्वाभिमानी और ऊंचे पद वाली महिला को झुकाना उसके लिए किसी रोमांचक खेल जैसा था। उसे पता था कि अनन्या जैसी रईस लड़कियां अपनी इज्जत की खातिर कभी पुलिस के पास नहीं जाएंगी और चुपचाप अपमान का घूंट पीकर रह जाएंगी। यहाँ का मांस का टुकड़ा चख कर देखिए, काफी उम्दा है, तरुण ने कहते हुए अनन्या के गिलास में थोड़ी और मदिरा डाल दी। जी धन्यवाद मिस्टर नाशिक, अनन्या ने शिष्टता से उत्तर दिया। उसका मन खुशी से भर उठा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कल अनुबंध पर हस्ताक्षर होते ही वह मुख्य भूमि पर अपना वर्चस्व जमा लेगी। धीमे संगीत के बीच वे दोनों भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने लगे। बातों बातों में अनन्या 4 गिलास पी चुकी थी। उसे अपनी क्षमता पर भरोसा था कि एक बोतल मदिरा उसे बेहोश नहीं कर सकती। वह तो ये भी सोच रही थी कि यहाँ से निपटने के बाद वह अर्जुन के साथ बैठकर जी भरकर पिएगी। हालांकि आधे घंटे बाद ही अनन्या को शरीर में गर्मी महसूस होने लगी। उसे भीतर से बहुत तेज जलन और सिर में भारीपन महसूस हुआ। उसका चेहरा तपने लगा और खून में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ने लगी। तरुण नाशिक बातों में मशगूल था, इसलिए वह चाहकर भी उसे बीच में टोक नहीं पा रही थी और अपनी तकलीफ बर्दाश्त करती रही। आपका चेहरा काफी लाल हो गया है, क्या आपको नशा चढ़ रहा है? तरुण ने एक भले मानस की तरह अभिनय करते हुए चिंता जताई। थोड़ा सा, आप अपनी बात जारी रखिए मिस्टर नाशिक। चूंकि वह मेहमान थी और उसे काम निकलवाना था, इसलिए उसने खुद जाने की बात नहीं छेड़ी। आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए गुनगुना पानी लाता हूँ। तरुण ने गले से रुमाल हटाया और मदिरालय के पास जाकर कर्मचारी से कुछ बात की। जैसे ही उसने पानी का गिलास हाथ में लिया, उसकी उंगलियों के बीच छिपा पाउडर पानी में घुल गया।
उसने नशे की खुराक दोगुनी कर दी थी, मदिरा में भी नशा था और अब पानी में भी। थोड़ा पानी पी लीजिए, अब काफी समय हो गया है। इसके बाद मैं आपको घर छोड़ दूंगा, तरुण ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। अनन्या को सच में बहुत प्यास लगी थी, उसने पानी लिया और एक ही घूंट में खत्म कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं, उसने खड़े होने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह उठी, उसे जोरदार चक्कर आया और वह गिरते गिरते बची। उसके दिमाग में एक आखिरी विचार कौंधा कि आज इतनी कम मदिरा में उसे इतना नशा क्यों हो रहा है। क्या आप ठीक हैं? लाइए, मैं आपकी मदद करता हूं। तरुण ने फुर्ती से उसका हाथ थाम लिया। उसने अभी भी एक सज्जन का मुखौटा पहन रखा था और बहुत सावधानी से उसे सहारा दिया। नहीं, धन्यवाद। अनन्या ने उसे सहारा नहीं देने दिया और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगी। लेकिन कुछ ही कदम बाद उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। दुनिया घूमने लगी और उसके शरीर की सारी ताकत जैसे निचोड़ ली गई हो। उसके पास बोलने तक की ऊर्जा नहीं बची थी। अनन्या जी, आपको क्या हुआ? तरुण ने आखिरकार उसे अपनी बाहों में भर लिया और बाहर की ओर ले जाने लगा। अनन्या को अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं और उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसकी चेतना धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तरुण नाशिक मन ही मन फूला नहीं समा रहा था। उसकी दवाओं का असर इतना तेज था कि कोई भी उनके सामने नहीं टिक सकता था। अनन्या कपूर किसी शराबी की तरह पूरी तरह तरुण के नियंत्रण में थी। तरुण ने लिफ्ट में कोई हरकत नहीं की क्योंकि वहां कैमरे लगे थे। वह अंत तक एक भले इंसान का नाटक करना चाहता था। लिफ्ट नीचे पहुंची और वह उसे लेकर इमारत से बाहर आया। शाम की ठंडी हवा भी अनन्या को होश में नहीं ला पाई। वह पूरी तरह तरुण की बाहों में ढह गई और उसके मुंह से कुछ अस्पष्ट शब्द निकलने लगे जिनका कोई मतलब नहीं था। इसी बीच गाड़ी खड़ी करने की जगह पर अर्जुन बैठा इंतजार कर रहा था। उसने खाना नहीं खाया था क्योंकि वह चाहता था कि अनन्या के बाहर आने के बाद वह उसे किसी ढाबे पर ले जाए और दोनों साथ में ठंडी बियर पिएं। वह जैसे ही सिगरेट जलाकर धुआं छोड़ने लगा, तभी उसकी नज़र सीढ़ियों से उतरते दो लोगों पर पड़ी। उसने सुबह तरुण नाशिक को देखा था और अपनी एकाग्रता की शक्ति से उस पर नजर भी रखी थी। अनन्या के कपड़ों और जूतों से वह उसे दूर से ही पहचान सकता था। उसने देखा कि तरुण नाशिक अनन्या को लगभग अपनी गोद में उठाए हुए नीचे ला रहा है और अनन्या की हालत बेहद खराब दिख रही थी। हरामखोर! ये दृश्य देखते ही अर्जुन का खून खौल उठा। उसे तुरंत समझ आ गया कि तरुण नाशिक की मंशा शुरू से ही खराब थी और उसने अनन्या को नशीला पदार्थ दिया है। सिगरेट मुंह में दबाए वह किसी तीर की तरह उनकी ओर झपटा। निशांत बेहद उत्साहित था और नशे की हालत में अनन्या कपूर छूने पर तप रही थी, उनसे एक मदहोश कर देने वाली खुशबू आ रही थी। उनकी त्वचा का एहसास उसे एक अलग ही संतुष्टि दे रहा था। उस नीच ने अनन्या कपूर को अपने गुप्त ठिकाने पर ले जाने की तैयारी कर ली थी, एक ऐसा कमरा जहां वह आमतौर पर नहीं रहता था, बल्कि केवल महिलाओं को फुसलाकर लाने के लिए इस्तेमाल करता था। उसका वह ठिकाना पूरी तरह से रिकॉर्डिंग यंत्रों और विभिन्न प्रकार के कामुक खिलौनों से लैस था। वह दरिंदा एक नंबर का विकृत इंसान था। उसने एक हाथ से अनन्या कपूर को सहारा दिया और दूसरे हाथ से अपनी गाड़ी की चाबियां निकालीं। लेकिन ठीक उसी पल पार्किंग के दूसरे छोर से एक काला साया दौड़ता हुआ आया। इससे पहले कि निशांत कुछ समझ पाता, मिट्टी के घड़े जैसा भारी घूंसा उसके बाएं गाल पर पड़ा। अर्जुन ने कोई कसर नहीं छोड़ी, न ही कोई दया दिखाए और न ही एक शब्द बर्बाद किया। ऐसे कूड़े करकट से निपटने के लिए बिना रुके जोर से प्रहार करना ही एकमात्र तरीका था। एक जोरदार आवाज के साथ, हालांकि अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी उस घूंसे ने उस विकृत इंसान को दूर उछाल दिया। प्रहार इतना जबरदस्त था कि उसकी नाक टेढ़ी हो गई, खून के फव्वारे फूट पड़े और वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा, खड़ा होने की स्थिति में भी नहीं रहा। अनन्या कपूर बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर गईं, उनके मुंह से कुछ शब्द निकल रहे थे। अर्जुन का इरादा उस नीच को इतनी आसानी से छोड़ने का नहीं था। उसने जमीन पर पड़े निशांत की ओर तेजी से कदम बढ़ाया और उसकी पिंडली पर जोरदार लात मारी। एक कड़कड़ाती आवाज के साथ निशांत की पिंडली का आकार तुरंत बिगड़ गया और असहनीय दर्द के बीच वह चिल्लाकर फिर से बेहोश हो गया। नीच कहीं का! अर्जुन रुका नहीं, उसने उसकी दूसरी टांग पर भी जोर से लात मारी। कड़क आह! बेहोश निशांत उस भयानक दर्द से तड़प कर जाग उठा, उसकी चीखें हवा में गूंजने लगीं। मर जा, बीमार दिमाग वाले! मैं ये पक्का करूंगा कि तेरी अगली पीढ़ी कभी पैदा ही न हो सके। अर्जुन गुस्से से पागल था। अनन्या कपूर उसके दिल की देवी थी, जो उसके प्रति हमेशा दयालु और सच्ची रही थी, और उसने उन्हें हर नुकसान से बचाने की कसम खाई थी। दूसरा कारण यह था कि इस निकम्मे का उपनाम निशांत था और अर्जुन का उस परिवार से पुराना हिसाब बाकी था। इन दोनों कारणों ने मिलकर उसे अपना आपा खोने पर मजबूर कर दिया था। एक घूंसे और दो लातों के बाद भी उसे संतोष नहीं हुआ, उसने अपनी तीसरी लात सीधे निशांत के गुप्तांगों पर दे मारी। एक चटकने की आवाज आई। अर्जुन ने देखा कि वह सब उसके पैर के नीचे कुचल गया है। उसने उसे जान से नहीं मारना चाहा था, इसलिए उसने केवल उस हिस्से पर प्रहार किया जो एक पुरुष को नुकसान पहुंचाने की शक्ति देता है। आखिर वह हिस्सा बहुत नाजुक होता है और वहां का एक घातक वार जान ले सकता है।
निशांत कराहते हुए एक बार फिर बेहोश हो गया। अब तक पार्किंग में मौजूद कई लोगों का ध्यान इस ओर जा चुका था और कुछ सुरक्षाकर्मी उनकी तरफ दौड़ रहे थे। अर्जुन ने अनन्या कपूर को गोद में उठाया और गाड़ी तक ले गया। उसने तेजी से गाड़ी पीछे की, फिर अचानक गति बढ़ाई। पहियों के जमीन से रगड़ने की आवाज आई और गाड़ी के पिछले हिस्से ने एक बेहतरीन मोड़ लिया। गाड़ी वहां से तेजी से निकल गई। गाड़ी के अंदर बैठते ही अर्जुन ने खुद को शांत किया। निशांत को अपाहिज करना एक गंभीर मामला था, उसका परिवार जरूर हरकत में आएगा और पुलिस भी तुरंत सक्रिय हो जाएगी। जांच उस तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पुलिस के उसे ढूंढने या पकड़ने से पहले उसे अनन्या कपूर की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। मैं यहाँ किस पर भरोसा कर सकता हूँ? अर्जुन का दिमाग तेज दौड़ने लगा। उसने सचिव, कंपनी के सहयोगियों और यहाँ तक कि सोमनाथ और रिया को भी अपनी सूची से बाहर कर दिया। अंत में उसने निष्कर्ष निकाला कि इस शहर में वह केवल उस विमान परिचारिका पर भरोसा कर सकता है जिससे वह विमान में मिला था। अर्जुन को इंसानों की परख थी, वह लड़की वफादार थी और चूंकि वह केवल अनन्या कपूर की देखभाल करने जैसा छोटा सा काम मांगने वाला था तो वह शायद मदद कर देती। गाड़ी चलाते समय अर्जुन ने अपना फोन निकाला और तेजी से उसका नंबर मिलाया। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, उसका फोन बंद था। धत, अर्जुन ने गुस्से में कहा। वह शायद उड़ान पर होगी, इसलिए उसका फोन बंद था। वह शहर में नहीं थी और चूंकि वह वहां नहीं थी तो कोई और मददगार उपलब्ध नहीं था। खैर, पुलिस मुझे इतनी जल्दी नहीं ढूंढ पाएगी। पहले कोई होटल ढूंढता हूं और मैडम को वहां सुरक्षित पहुंचाता हूं। अर्जुन ने ध्यान से सोचा। उसने सड़क के किनारे एक होटल की पार्किंग में गाड़ी लगाई। गाड़ी से उतरकर उसने सबसे पहले आगे और पीछे की नंबर प्लेटें जोर लगाकर उखाड़ दी और उन्हें डिक्की में डाल दिया। फिर वह सड़क के दूसरी ओर गया जहां 2 होटल थे, एक में अंदर गया और कमरा बुक किया। अर्जुन अपने काम में बहुत व्यवस्थित और सतर्क था। ऊपर से लापरवाह दिखने वाला यह आदमी असल में काफी चालाक था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि अगर पुलिस और निशांत का परिवार उसकी गाड़ी ढूंढ भी ले तो वे उसे न ढूंढ सकें। वे यही समझेंगे कि वह पार्किंग वाले होटल में रुका है, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं होगी कि वह असल में सड़क के दूसरी तरफ वाले होटल में है। यह उसे थोड़ा समय दे देगा। जब वह अनन्या कपूर को गोद में उठाकर होटल के अंदर ले गया तो कैशियर थोड़ा उलझन में दिखा, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। रात की चकाचौंध में ऐसी बातें आम थीं, जहां लोग शराब पीकर कमरा किराए पर लेते थे। होटल के कर्मचारी इस नज़ारे के आदी थे। गर्मी, मुझे गर्मी लग रही है। अनन्या कपूर को कमरे के अंदर ले जाते समय अर्जुन ने उनकी बहुत धीमी आवाज़ सुनी। वह गर्मी की शिकायत कर रही थी और कमजोरी में अपने कपड़े उतारने की कोशिश कर रही थी। ये निशांत द्वारा दी गई उस घटिया दवा का असर था। मैडम, पानी पीजिए, इसे पी लीजिए। अनन्या कपूर को बिस्तर पर लिटाने के बाद अर्जुन ने तुरंत पानी की 2 बोतलें लीं और उनकी रजामंदी की परवाह किए बिना उनका मुंह खोलकर पानी पिलाने लगा। अर्जुन को पता था कि ऐसी स्थिति में पानी पिलाना सबसे अच्छा तरीका है ताकि नशीले पदार्थ का असर कम हो सके और वह शरीर से बाहर निकल जाए। गर्मी, आधा बोतल पानी पीने के बाद भी वह गर्मी के मारे चिल्ला रही थी और अनजाने में ही उन्होंने अपने कपड़े ढीले कर दिए थे। छोड़ो यार, ऐसा तो है नहीं कि मैंने पहले कभी देखा नहीं है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अनन्या कपूर की मदद करने के लिए उनके बाहरी कपड़े उतार दिए ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। अर्जुन, बड़बड़ाना बंद करो, तुम बहुत बुरे हो। एक मदहोश आवाज सुनाई दी, जैसे कोई प्यार भरी शिकायत हो, और उन्होंने कमजोरी से अपनी मुट्ठी भी चलाई। उनका चेहरा सेब की तरह लाल हो गया था। अरे बाप रे! अर्जुन चौंक गया। उसे लगा कि वह जाग गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने बस अनजाने में वह कहा था। शायद उनके दिमाग में अर्जुन की बातें घूम रही थीं। अब मैं क्या करूं? पानी से भी वह नहीं जाग रही हैं, और साफ है कि उन्हें बहुत भारी नशा दिया गया है। अर्जुन ने बिस्तर पर लेटी अनन्या कपूर की हालत देखी। क्या मुझे उन पुरानी कहानियों की तरह कुछ करना होगा, जहां जहर उतारने के लिए किसी पुरुष की जरूरत होती है? अर्जुन की पलकें लगातार झपकने लगीं। इस समय अनन्या कपूर के अंतर्मन में एक अजीब सी तड़प थी और कोई अनहोनी भी हो सकती थी। उस नशीली दवा का असर बहुत तेज था, और अगर समय रहते उसे शरीर से बाहर नहीं निकाला गया तो यह उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। अर्जुन ने अनन्या को देखा। वे इस समय बेहद आकर्षक और मदहोश लग रही थीं। एक पल के लिए अर्जुन के मन में भी उथल पुथल हुई, लेकिन उसने तुरंत अपना मुंह फेर लिया। वह तेजी से स्नानघर की ओर भागा और ठंडे पानी से अपने चेहरे पर छींटे मारे। वह जानता था कि वह कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन उसके कुछ अपने उसूल थे। वह अनन्या के साथ ऐसा कोई घिनौना काम नहीं कर सकता था, खासकर तब जब उन्होंने उस पर इतना भरोसा किया था। खुद को शांत करने के बाद अर्जुन ने अपना फोन निकाला और मिलिंद को फोन लगाया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अभी घर पहुंचा हूं? फोन उठते ही मिलिंद की आवाज आई। वह दिन भर की ट्रेन यात्रा के बाद अभी घर पहुंचा था। एक आपातकालीन स्थिति है, अर्जुन ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। अनन्या जी को किसी ने नशीली दवा दे दी है। उनका शरीर आग की तरह तप रहा है और उन्हें होश नहीं है। कोई उत्तेजक दवा है क्या? मिलिंद दूसरी तरफ लगभग उछल पड़ा।
तुम कैसे अंगरक्षक हो जो अपनी मालकिन को जहर देने दिया? अब ये सब छोड़ो और बताओ कि करना क्या है। क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? अर्जुन चिल्लाया। रास्ता है? घबराओ मत। तुम लोग अभी कहाँ हो? मिलिंद ने तुरंत अपना लहजा बदला। होटल में हैं। उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। अर्जुन स्नानघर के दरवाजे पर खड़ा था और देख रहा था कि अनन्या अपनी सुध बुध खो चुकी हैं। सबसे पहले उन्हें खूब पानी पिलाओ, कम से कम 3 बोतल। और क्या तुम्हारे पास वह चांदी की सुइयां हैं जो मैंने तुम्हें दी थी? मिलिंद ने पूछा। हाँ, मेरे पास हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। ऐसी दवाएं सीधा नसों पर असर करती हैं और शरीर की गर्मी बढ़ा देती हैं। चांदी की सुइयां निकालो और सबसे पहले उनके रीढ़ चक्र वाले हिस्से पर लगाओ। मिलिंद रुक गया और फिर बोला, नहीं, वहां नहीं। कहाँ लगानी है? मुझे इन चक्रों और बिंदुओं के बारे में कुछ नहीं पता। तुम कोई और तरीका बताओ। अर्जुन बेचैन हो उठा। उसे डर था कि कहीं गलत जगह सुई लगने से अनन्या की जान न चली जाए। यही सबसे तेज और सही तरीका है। तुम्हारे कमरे में कंप्यूटर है। तुरंत अपना संदेश भेजने वाला खाता खोलो, मैं तुम्हें उन 3 बिंदुओं का चित्र भेजता हूं, मिलिंद ने आग्रह किया। अर्जुन ने फोन नहीं काटा और तुरंत कमरे का कंप्यूटर चालू करके अपने खाते में लॉगिन किया। मिलिंद ने उसे एक मित्र के रूप में जोड़ा और तुरंत वीडियो कॉल शुरू कर दी। अर्जुन, ये देखो, यह उन 3 बिंदुओं का नक्शा है। मैंने उन पर लाल घेरे बनाए हैं। मिलिंद ने अपनी पीठ पर हाथ रखकर एक जगह दिखाई। ये रीढ़ का निचला बिंदु है। इसे ढूंढना आसान है। चित्र देखो और सुई चुभाओ। मुझे डर लग रहा है। अगर मैंने गलत जगह लगा दी तो? अर्जुन की घबराहट बढ़ती जा रही थी। तुमने सोमनाथ जी के शरीर में वह बिंदु कैसे ढूंढा था? क्या अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें नहीं पता? मिलिंद ने जोर देकर कहा। अर्जुन निरुत्तर था। सोमनाथ का मामला अलग था, पर यहां अनन्या की बात थी। उसने हिम्मत जुटाई और बिस्तर के पास जाकर अनन्या को सावधानी से लिटाया। उसने अपनी एकाग्रता और आंतरिक शक्ति का उपयोग करते हुए उस बिंदु को महसूस करने की कोशिश की। अरे, यहाँ सच में एक खाली जगह जैसा महसूस हो रहा है। अर्जुन ने अपनी मानसिक शक्ति से पहचान लिया कि शरीर की बनावट में वह बिंदु कहाँ था। अगर मिल गया है तो छोटी सुई उठाओ। पहली बार कर रहे हो, इसलिए इसे सिर्फ 5 सेंटीमीटर अंदर तक ले जाना, मिलिंद ने स्क्रीन से निर्देश दिया। अर्जुन ने सुई उठाए, आंखें बंद की और अपनी एकाग्रता के बल पर उसे धीरे से उस बिंदु पर चुभा दिया। काम कर गया। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ कि वह पहली बार में सफल रहा। मिलिंद जो काम वर्षों के अभ्यास से करता था, अर्जुन ने अपनी आंतरिक शक्ति से उसे मुमकिन कर दिया। सफल रहा। अब अगला कौन सा है? अर्जुन उत्साहित होकर वापस कंप्यूटर की ओर भागा। अगला बिंदु रीढ़ के ठीक ऊपर है। मिलिंद ने अपनी पीठ पर हाथ फेरते हुए जगह दिखाई। समझ गया। अर्जुन वापस गया और अब बिना किसी झिझक के अनन्या के पास बैठकर दूसरे बिंदु को खोजने लगा। उसने दूसरी सुई भी धीरे से लगा दी। तीसरा कौन सा है? तीसरा बिंदु सूर्य चक्र है, पहले वाले से ठीक 1 अंगुली की दूरी पर, मिलिंद ने बताया। अर्जुन ने ध्यान से देखा और फुर्ती से जाकर तीसरी सुई भी लगा दी। सुनो, जैसे ही यह सुई लगेगी, उन्हें मूत्र विसर्जन होगा। मिलिंद अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही अनन्या के शरीर से तरल पदार्थ निकलने लगा जिससे चादर भीग गई। धत, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? अर्जुन ने झुंझलाते हुए कहा। क्या ऐसा हुआ? अगर हुआ है तो समझो इलाज सफल रहा। अगर नहीं होता तो मतलब बिंदु गलत था, मिलिंद ने कंप्यूटर से कहा। हो गया है। अर्जुन पसीने से तरबतर होकर कंप्यूटर के सामने बैठ गया। चलो, अब सब ठीक है। चांदी की सुई को लगे रहने दो, शरीर का सारा जहर उसी रास्ते बाहर निकल जाएगा, मिलिंद ने समझाया। उन्हें होश कब आएगा? अर्जुन फिर से चिंतित हुआ। वे अब सो रही हैं। कल सुबह तक उठेंगी। 10 मिनट बाद सुइयां निकाल देना और 3 घंटे बाद फिर से यही प्रक्रिया करना। 2 बार में सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, इस वजह से उनके शरीर में पानी की कमी होगी, इसलिए उन्हें और पानी पिलाते रहना। ठीक है, और उस आदमी को तो मैं देख लूंगा जिसने उन्हें ये दवा दी है। मिलिंद संपर्क से बाहर चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने अर्जुन को अनन्या कपूर का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा और वादा किया कि वह कुछ ही दिनों में राजधानी आएगा। मिलिंद के जाने के बाद अर्जुन को मिलिंद द्वारा भेजे गए शरीर के दबाव बिंदुओं के चित्र का अध्ययन करने में बहुत रुचि महसूस हुई। ये रजत सुई तकनीक वास्तव में एक रहस्यमयी कला थी। केवल 3 सुइयों के उपयोग से अनन्या कपूर की स्थिति शांत हो गई थी, यहाँ तक कि उन्हें नींद भी आ गई और अब वे कोई परेशानी पैदा नहीं कर रही थीं। ये सचमुच किसी चमत्कार जैसा था। वह हमेशा से जानता था कि भारतीय चिकित्सा पद्धति बहुत गहरी है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी चमत्कारी हो सकती है। अरे, यह ऊर्जा केंद्र बिंदु है। चित्र देखते हुए उसकी नज़र उस विशेष स्थान पर पड़ी और वह स्थान वास्तव में थोड़ा वैसा ही था। अब समझ आया कि मिलिंद ने अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी थी। जब भविष्य में समय मिलेगा तो मैं यह विद्या जरूर सीखूंगा, अर्जुन ने मन ही मन निश्चय किया। जब भी उसे फुर्सत मिलेगी, वह इस कला का अध्ययन करेगा और कुछ समझ न आने पर मिलिंद से पूछ लेगा।
इस कौशल में महारत हासिल करना हाथ में एक हुनर होने जैसा होगा। इसी बीच जब अर्जुन होटल में अनन्या कपूर की देखभाल कर रहा था, दिल्ली के एक बड़े अस्पताल के आपातकालीन कक्ष के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिसमें पुलिस और सुरक्षा बल के जवान शामिल थे। बाहर एक संभ्रांत महिला सिसक सिसक कर रो रही थी और कुछ महिलाएं उसे ढांढस बंधा रही थीं। कबीर नाशिककर भी वहीं था, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि बात इतनी बिगड़ जाएगी, और उससे भी कम उम्मीद उसे इस बात की थी कि उसके कुटिल बड़े भाई की इतनी बुरी तरह पिटाई होगी। अंदर मौजूद डॉक्टरों का कहना था कि उसकी मर्दानगी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि यह काम अनन्या कपूर के ड्राइवर ने किया है, लेकिन वह आदमी इतना बेरहम भी हो सकता है, ये किसी ने नहीं सोचा था। नाशिककर परिवार में कोहराम मचा था। हालांकि परिवार का मुखिया अभी सामने नहीं आया था, लेकिन कैलाश नाशिककर वहां पहुंच चुके थे। कैलाश नाशिककर तन्मय के पिता और पारखी समूह के वर्तमान अध्यक्ष, जो सारी सत्ता और संसाधनों पर नियंत्रण रखते थे। राजनीति, व्यापार और शासन, हर जगह उनकी गहरी पैठ थी। बड़े भाई, आप निश्चिंत रहें, हम उसे ढूंढ रहे हैं, कैलाश के साले, जो एक बड़े अधिकारी थे, ने उन्हें आश्वासन दिया। वे आज अपनी वर्दी में नहीं थे, लेकिन उनके साथ आए लोग और अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी उनकी ताकत की गवाही दे रहे थे। जी हाँ, मिस्टर नाशिककर, आप चिंता न करें। प्रशासन इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहा है। बड़े सचिव का अभी फोन आया था, पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। धन्यवाद, बस मामले की जांच सामान्य तरीके से करें, किसी विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ जमा भीड़ को हटा दें। बेहतर होगा कि इस बात को ज्यादा तूल न दिया जाए, कैलाश नाशिककर ने समझदारी दिखाते हुए कहा। हालांकि वे बेहद सख्त और दबंग माने जाते थे, लेकिन वे बहुत चतुर भी थे। वे नहीं चाहते थे कि मीडिया को इस बात की भनक लगे। ऐसी बातों को बिना किसी शोर शराबे के सुलझाना ही बेहतर था। इसके अलावा अमीर वर्ग के प्रति समाज में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए ये खबर उनके व्यापार पर बुरा असर डाल सकती थी। ठीक है, तो हम आपको और परेशान नहीं करेंगे, पुलिस अधिकारी ने कैलाश की तारीफ की और अपनी टीम के साथ वहां से चले गए। तुम भी अब निकलो, तुम्हारा यहाँ होना ठीक नहीं है, कैलाश ने अपने साले को भी जाने का संकेत दिया। जैसे ही सब गए, कैलाश नाशिककर की लाठी जमीन पर जोर से टकराई। उन्हें चलने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ता था। मुझे वह आदमी मुर्दा चाहिए, कैलाश ने दांत पीसते हुए फुसफुसाकर कहा। पास ही खड़े पारंपरिक वेशभूषा वाले एक बुजुर्ग ने सिर हिलाया और नीचे की ओर चल दिए। उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है। होटल के कमरे में अर्जुन ने अनन्या कपूर को काफी पानी पिलाया था, जिससे अब पूरे कमरे में एक अजीब सी गंध फैल गई थी। अर्जुन काफी व्यस्त था, उसे अनन्या को पानी पिलाने के साथ साथ फर्श साफ करना पड़ रहा था और अनन्या के शरीर की सफाई भी करनी पड़ रही थी। इस बीच उसने एक दूसरा कमरा भी बुक कर लिया था, क्योंकि उपचार पूरा होने के बाद वह उन्हें वहां ले जाना चाहता था। ये कमरा अब रहने लायक नहीं बचा था और वह नहीं चाहता था कि अनन्या को पता चले कि इस शाम क्या क्या हुआ था। वे आ गए, काफी जल्दी ढूंढ लिया। जब वह फर्श साफ करके खिड़की के पास खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था, तो उसने देखा कि सड़क के दूसरी तरफ पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं और अधिकारी उसकी गाड़ी को घेर रहे हैं। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। पुलिस का गाड़ी को इतनी जल्दी ढूंढ लेना स्वाभाविक था, क्योंकि वह किराए की गाड़ी थी और ऐसी गाड़ियों में स्थान बताने वाले यंत्र लगे होते हैं। अर्जुन ने पर्दा गिराया और अनन्या कपूर की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी झिझक थी, क्योंकि वह जानता था कि जल्द ही पुलिस उसके दरवाजे पर होगी। वह भागना नहीं चाहता था। अगर वह भागता तो उसे भगोड़ा करार दिया जाता, इसलिए उसने इंतजार करना ही बेहतर समझा। साथ ही उसे ये देखने की भी उत्सुकता थी कि जब नाशिककर परिवार को उसकी असली पहचान पता चलेगी, तो कैलाश नाशिककर के चेहरे के भाव कैसे होंगे। अर्जुन ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, उसके मन में रत्ती भर भी डर नहीं था। खैर, समय आ गया है। अगर वे मुझे नहीं ढूंढ पाए, तो मैं खुद उनके सामने जाऊंगा। अर्जुन बिस्तर के पास गया, धीरे से तीनों रजत सुइयां निकाली, फिर जल्दी से अनन्या के कपड़े, उनका थैला और अपना नकदी वाला संदूक इकट्ठा किया। वह खरीदे हुए पत्थर के गहने साथ नहीं ले पाया, लेकिन नकदी उसके पास थी। अनन्या को तैयार करने के बाद उसने उन्हें गोद में उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। 5 मिनट बाद अर्जुन नीचे उतरा, सड़क पार की और एक पुलिस गाड़ी के पास पहुंचा। अंदर एक चालक सिगरेट पी रहा था। अर्जुन ने खिड़की खटखटाई। खिड़की नीचे हुई और चालक ने हैरानी से पूछा, हाँ भाई, क्या काम है? आप मुझे ही ढूंढ रहे हैं ना? उस गाड़ी का मालिक मैं ही हूँ। अर्जुन ने पार्किंग में खड़ी गाड़ी की ओर इशारा किया। अरे, टीम लीडर, आदमी ने खुद को हवाले कर दिया है। चालक ने तुरंत वायरलेस पर संदेश भेजा और गाड़ी से बाहर आकर अर्जुन के पास पहुंचा। अर्जुन ने अपने हाथ गाड़ी पर रख दिए। चालक ने उसकी तलाशी ली और उसके हाथों में पीछे की तरफ हथकड़ी लगा दी। उसने धीरे से कहा, बेटा, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। मुझे पता है। अर्जुन ने सिर हिलाया। तभी अधिकारियों का एक समूह दौड़ता हुआ आया।
सादे कपड़ों में मौजूद एक व्यक्ति ने अर्जुन से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? अर्जुन, हरियाणा से। उस व्यक्ति ने गहरी सांस ली, आदमी सही है, इसे ले चलो, गाड़ी में डालो। जैसे ही अर्जुन को पुलिस की गाड़ी में स्टेशन ले जाया गया, अस्पताल में कैलाश नाशिककर को उस बुजुर्ग का फोन आया। साहब, आदमी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है और उसकी पहचान हो गई है। वह हरियाणा का रहने वाला अर्जुन है। हरियाणा का अर्जुन। ये सुनकर कैलाश नाशिककर की भौहें तन गईं। क्या आप जानना चाहेंगे कि पुलिस स्टेशन में अर्जुन के साथ क्या होता है और नाशिककर परिवार की अगली चाल क्या होगी? हरियाणा का एक आदमी, अर्जुन। अस्पताल में मौजूद नकुल आर्यावर्त की भौहें ये सुनते ही तन गईं। क्या ये वही है? नकुल के चेहरे पर पेचीदा भाव आ गए। रेशमी कुर्ता पहने बुजुर्ग ने कुछ देर सोचा और कहा, अभी पूरी पुष्टि तो नहीं हुई है, पर मुझे नहीं लगता कि यह महज एक इत्तेफाक होगा। इस अर्जुन के बारे में जो कुछ भी जानते हो, सब फिर से बताओ, नकुल ने गलियारे के एक कोने में जाते हुए गहरी आवाज में आदेश दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह अर्जुन आर्यावर्त समूह की अध्यक्ष अनन्या कपूर का ड्राइवर है। वह 1 महीने से कुछ ज्यादा समय पहले इस समूह में आया था। पहले उसने सुरक्षाकर्मी के रूप में काम शुरू किया और फिर किसी कारणवश वह अध्यक्ष का ड्राइवर बन गया। 1 महीने से कुछ ज्यादा समय पहले। नकुल ने लंबी सांस ली, तो यह वही है। जी, वही होना चाहिए, वरना वह इतना क्रूर प्रहार नहीं करता, बुजुर्ग ने उत्तर दिया। नकुल शांत हो गया और उस बुजुर्ग ने भी कुछ नहीं कहा। फोन पर कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया। लगभग 3 मिनट बाद नकुल ने अचानक कहा, जाओ उससे मिलो और साथ ही केस वापस ले लो। क्या आप उसके लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? बुजुर्ग ने सावधानी से पूछा। उससे कहना, इस बार मैंने उसकी मां की खातिर उसे छोड़ दिया है, लेकिन अगली बार मैं उसे अपाहिज करना पसंद करूंगा। साथ ही मैंने अपना विचार बदल दिया है, उसे अपने हाल पर छोड़ दो। आर्यावर्त परिवार के दरवाजे उसके लिए जीवन भर के लिए बंद हैं। और छोटे मालिक का क्या? उसे मैं देख लूंगा, नकुल ने फोन काटते हुए कहा। गुस्से के कारण उसके गाल कांप रहे थे। वह वास्तव में क्रोधित था, फिर भी वह इसे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। लगभग 2 महीने पहले वह व्यक्तिगत रूप से अर्जुन से मिलने हरियाणा गया था। वह अर्जुन की मां की मृत्यु के 7वें दिन की बात थी। लेकिन सिर्फ एक मुलाकात के बाद अर्जुन गायब हो गया और तब से नकुल उसे ढूंढ रहा था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन उसे ढूंढने से पहले खुद ही उसे चुनौती देगा। कुपुत्र। नकुल ने जमीन पर अपनी छड़ी जोर से पटकी और नीचे जाने के लिए मुड़ा। वास्तव में नकुल की नज़र में अर्जुन एक कुपुत्र ही था। अर्जुन उसका बेटा था, आर्यावर्त परिवार का वंश। लेकिन अर्जुन की मां का संबंध एक साधारण पृष्ठभूमि से था। उस समय वह केवल एक क्षणिक आकर्षण था और उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह इसे गंभीरता से लेगी और चुपके से उसके बच्चे को जन्म देगी। वह उस बच्चे को नहीं चाहता था और उस समय उसने उसे खत्म करने के बारे में भी सोचा था। अर्जुन की मां के साथ होना उसके जीवन पर एक धब्बा था, क्योंकि वह परिवार के भीतर सत्ता के लिए संघर्ष कर रहा था। अगर दूसरों को इस स्थिति का पता चल जाता तो यह उसके लिए बहुत हानिकारक होता। इसलिए सबसे अच्छा समाधान यह था कि अर्जुन की मां को दुनिया से ओझल कर दिया जाए। हालांकि जैसे ही उसने उसे मारने का फैसला किया, उसे कुछ आभास हुआ और वह गायब हो गई। 2 महीने पहले तक वह उसे नहीं ढूंढ पाया था, जब उसे अर्जुन की मां की मृत्यु से पहले का एक लंबा पत्र मिला। उस पत्र में उसने इच्छा जताई थी कि अर्जुन को उसके वंश का अधिकार मिले। फिर अर्जुन की मां की बरसी के दिन वह कब्रिस्तान में अर्जुन से मिला। पहली नज़र में ही वह जान गया कि अर्जुन उसी का बच्चा है, क्योंकि अर्जुन अपने दादा के युवावस्था के रूप से बहुत मिलता जुलता था। एक बड़े परिवार के रूप में आर्यावर्त वंश निश्चित रूप से अपने वंशजों की समृद्धि चाहता था। उस समय वह अध्यक्ष नहीं था और उसकी कई चिंताएं थीं, लेकिन अब उसके पास कोई बाधा नहीं थी, इसलिए वह अर्जुन को वापस दिल्ली लाना चाहता था। केवल उस समय अर्जुन बहुत विद्रोही था, उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनी और 3 वाक्य बोलने से पहले ही अर्जुन वहां से चला गया। जब उसने दोबारा अर्जुन को ढूंढने के लिए लोग भेजे तो अर्जुन अपनी मां की तरह ही बिना किसी सुराग के गायब हो गया था। और जब उसने अर्जुन के बारे में दोबारा सुना तो इसलिए कि अर्जुन ने उसके दूसरे बेटे का पैर तोड़ दिया था और उसका भविष्य बर्बाद कर दिया था। क्रूर, ये कुपुत्र बहुत क्रूर था। इसलिए उस समय उसने फैसला किया कि भले ही यह कुपुत्र घुटनों के बल बैठकर परिवार में वापस आने की भीख मांगे, वह कभी सहमत नहीं होगा। आज उसने अर्जुन को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह उसका अपना बेटा था और अर्जुन की मां के लिए उसके मन में अब भी कुछ पुराना लगाव था। वह अर्जुन की आत्मा को पूरी तरह कुचल नहीं सकता था। अगर कोई और होता तो वह निस्संदेह मारा जाता। ... इस बीच दिल्ली के एक पूछताछ कक्ष में अर्जुन से हथकड़ी पहने हुए उसके अपराध के उद्देश्य और हमले के विवरण के बारे में पूछताछ की जा रही थी। अर्जुन ने पुलिस को यह नहीं बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नकुल ने अनन्या कपूर को नशीली दवा दी थी, क्योंकि ऐसा करने से अनन्या का नाम भी इसमें घसीटा जाता और वह उसे इसमें शामिल नहीं करना चाहता था। इसलिए उसका जवाब बस इतना था कि उसे नकुल का चेहरा पसंद नहीं आया। पुलिस ने तुरंत उसकी पुरानी फाइलें देखीं और उसकी पिछली 2 गिरफ्तारियों के बारे में जाना।
हालांकि जैसे जैसे पूछताछ जारी रही, एक महिला अधिकारी अंदर आए और पूछताछ करने वालों के कान में कुछ फुसफुसाया। पूछताछ करने वाले खड़े हो गए और फिर रेशमी कुर्ता पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आया। पूछताछ कक्ष का दरवाजा बंद हो गया और वह व्यक्ति अर्जुन के सामने बैठ गया। हम फिर मिले, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में अर्जुन ने इस बूढ़े को पहले भी देखा था, 1 महीने से अधिक समय पहले, अपनी मां की कब्र पर, जहां वह नकुल के साथ आया था। नकुल, आर्यावर्त मेरे साथ क्या करने का इरादा रखता है? अर्जुन ने शांति से पूछा। नकुल जी ने मुझे आपके लिए कुछ शब्द कहने के लिए कहा है। बुजुर्ग रुका, फिर जारी रखा। वह कहते हैं, इस बार मैं तुम्हारी मां की खातिर तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन में तुम्हें केवल यही एक मौका मिलता है। मुझे आशा है कि तुम तमीज से रहोगे। ओह, बस इतना ही। अर्जुन ने उपहास करते हुए अपने होठों पर एक ठंडी और तिरस्कारपूर्ण मुस्कान बिखेरी। हाँ, और यह भी कि अब से आर्यावर्त परिवार का आपसे कोई लेना देना नहीं है। नकुल जी अब आपके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे, और न ही ये परिवार। क्षमा करें, मेरा उपनाम शुक्ल है। अर्जुन ठंडी हंसी हंसा। मेरे पिता का नाम कैलाश शुक्ल है। मेरा आर्यावर्त परिवार से क्या संबंध हो सकता है? आधा पैसा भी नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ठीक है। बुजुर्ग खड़ा हो गया, एक बार फिर अर्जुन की ओर देखा और कहा, याद रखना, केवल इस एक बार। मैं बहुत कठोर नहीं होना चाहता, क्योंकि नकुल जी की सख्ती आपकी कल्पना से परे है। मेरे पास भी उसके लिए एक संदेश है। अर्जुन ने बुजुर्ग से कहा, कोई भी यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि मैं क्या करता हूं, और उसका आर्यावर्त उपनाम उसकी धमकियों को मुझ पर काम नहीं करने देगा। ठीक है, मैं आपका संदेश पहुंचा दूंगा, बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा और बाहर निकल गया। उस बुजुर्ग के जाने के कुछ ही समय बाद कई पुलिसकर्मी वापस आए और अर्जुन के सामने एक समझौता पत्र रखा, जिस पर उसे हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लगाना था। समझौते की सामग्री ये थी कि आर्यावर्त परिवार आपराधिक आरोप नहीं लगाएगा, लेकिन चिकित्सा खर्च के रूप में 10 लाख रुपए का मुआवजा आवश्यक था, और किसी ने पहले ही उसकी ओर से भुगतान कर दिया था। ये सब केवल एक औपचारिकता थी, अर्जुन को रिहा करने की प्रक्रिया। 20 मिनट से भी कम समय में अर्जुन को रिहा कर दिया गया। वह जितनी जल्दी अंदर आया था, उतनी ही फुर्ती से बाहर भी निकल गया। आर्यावर्त परिवार का प्रभाव अविश्वसनीय था, और पुलिस ने उसे पूरे रास्ते हरी झंडी दे दी थी। समझौता पत्र में लिखा था कि यह केवल शराब के नशे में 2 लोगों के बीच हुई लड़ाई थी, और चिकित्सा खर्चों की भरपाई करना पर्याप्त था। इसलिए पुलिस ने मामला बंद कर दिया और कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं छोड़ा गया। अर्जुन आर्यावर्त परिवार की शक्ति और प्रभाव को देखकर स्तब्ध था। आज उसने वास्तव में इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा था। बेशक, अर्जुन के दिल का बोझ और बढ़ गया। आर्यावर्त वंश जितना शक्तिशाली था, उसे उतनी ही घुटन महसूस हो रही थी। नकुल ने उसे गुप्त रूप से जंगली महत्वाकांक्षाओं वाला भेड़िया कहा था, फिर भी अपने दिल में अर्जुन ने नकुल को भेड़ की खाल में भेड़िए के रूप में देखा। जैसे ही सुबह की धूप पर्दों को चीरती हुई अनन्या कपूर के चेहरे पर पड़ी, उसके गले से एक धीमी आवाज निकली। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी और फिर उसने अपनी आंखें खोल दी। सामने सोफे पर अर्जुन बैठा था, वही चेहरा जो उसके सपनों में बार बार आता था। वह उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अनन्या हड़बड़ाकर उठी और सबसे पहले अपने कपड़ों की ओर देखा। उसे ये देखकर धक्का लगा कि उसके कपड़े थोड़े बिखरे हुए तो थे, पर उसके बदन पर ही थे। ये कौन सी जगह है? उसे एहसास हुआ कि यह वह होटल नहीं था जहां वे ठहरे थे। उसने अपना माथा पकड़ लिया और कल रात की धुंधली यादों को समेटने की कोशिश करने लगी। उसे बस इतना याद था कि वह तरुण नाशिक के साथ रात का खाना खा रही थी। ये दूसरा होटल है, कल रात तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया, अर्जुन ने शांत भाव से कहा। मैंने ज्यादा पी ली थी। अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसे याद था कि खाने के अंत में उसे हल्का चक्कर महसूस हुआ था। पर क्या सिर्फ चक्कर आने से कोई इतना मदहोश हो सकता है कि उसे कुछ याद ही न रहे? उसके मन में डर बैठ गया। क्या कल की मदिरा में कुछ मिला था? क्या तरुण नाशिक ने उसे कोई नशीला पदार्थ दिया था? वह कोई नासमझ लड़की नहीं थी, बल्कि बहुत बुद्धिमान थी। उसे अपनी पीने की क्षमता पर पूरा भरोसा था। ये नामुमकिन था कि वह इतना पी ले कि उसे रात भर का कुछ होश ही न रहे। यकीनन कुछ तो हुआ था। उसने एक लंबी आह भरी और अर्जुन की तरफ देखकर कहा, तुम अभी बाहर जाओ, मुझे कुछ देर अकेले रहना है। ठीक है, मैं नीचे दूसरी मंजिल पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, वही भोजनालय है। अर्जुन उठा और बाहर निकल गया। उसने अनन्या को उसकी कल रात की हालत के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने सच कह दिया तो अनन्या वह शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जैसे ही अर्जुन कमरे से बाहर गया, अनन्या ने तेजी से अपनी कमर की पेटी खोली और नीचे के कपड़े उतारने लगी। लेकिन जैसे ही उसने कपड़े आधे नीचे किए, वह सुन्न रह गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने देखा कि उसके अंतर वस्त्र उल्टे पहने हुए थे। इसका एक ही मतलब था, किसी और ने उसे ये कपड़े पहनाए थे। वह खुद को जांचने के लिए ही अकेले रहना चाहती थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
उसने सिसकते हुए अपने कपड़े उतारे और खुद को, चादरों को और हर उस चीज को खंगाला जिससे उसे कुछ सुराग मिल सके। पर वह एक ऐसी लड़की थी जिसका कभी किसी पुरुष से नाता नहीं रहा था, उसे इन बातों का कोई अनुभव नहीं था। काफी देर तक जांचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। उसका सिर घूमने लगा और वह बेतहाशा रोने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। वह भागकर स्नानघर में गई, फव्वारा चालू किया और पागलों की तरह खुद को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी। नहीं, अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता, यह जरूर उस तरुण नाशिक की करतूत होगी। मुझे उससे पूछना ही होगा कि आखिर हुआ क्या था। उसके मन में एक गहरा विश्वास था कि अर्जुन ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसे नशा तरुण ने दिया था तो यकीनन उसी ने कुछ गलत किया होगा। वह गीली हालत में ही बाहर आए, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपना थैला उठाया, फोन निकाला और अर्जुन को फोन किया। अर्जुन, ऊपर आओ। उसकी आवाज भारी थी और रोने के कारण बैठ गई थी। अर्जुन ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, वह नाश्ते का ऑर्डर छोड़कर ऊपर की तरफ भागा। कमरे का कार्ड उसी के पास था, उसने कार्ड छुआया और सीधे अंदर घुस गया। वहां अनन्या कंबल में खुद को लपेटे बुरी तरह कांप रही थी। उसके बाल गीले थे, बिस्तर का कोना भी गीला था और फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। अनन्या जी, आपको क्या हुआ? अर्जुन उसकी हालत देखकर दंग रह गया। अनन्या ने बेरुखी से उसकी ओर देखा। क्या तुम मुझे सच बताओगे? कल रात असल में क्या हुआ था? मुझसे झूठ मत बोलना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अर्जुन एक पल के लिए ठिठका, फिर समझ गया कि अनन्या ने कुछ तो गड़बड़ महसूस कर ली है। वह चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, तरुण नाशिक ने तुम्हें कोई नशीली दवा दी थी? हाँ, और उसके बाद मैंने उसकी टांगें तोड़ दी और तुम्हें यहाँ ले आया। क्या उसने मेरे साथ कुछ गलत किया? अनन्या की आंखें अर्जुन के चेहरे पर टिकी थीं। नहीं, जैसे ही वह तुम्हें भोजनालय से बाहर लेकर आया, मैंने उसे पीट दिया। तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, तुम फिक्र मत करो। तुम झूठ बोल रहे हो। अनन्या अचानक चिल्लाई, तुम सच नहीं बता रहे? मैं सच कह रहा हूँ। उसने तुम्हें छुआ तक नहीं और मैं जीते जी किसी को तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अर्जुन ने जोर देकर कहा। अनन्या फूट फूट कर रोने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर उसने कुछ नहीं किया तो मेरे अंतर्वस्त्र उल्टे कैसे हैं? अर्जुन हक्का बक्का रह गया। कल रात उसने ही उसे कपड़े पहनाए थे और जल्दबाजी में उसे कुछ समझ नहीं आया कि कपड़ा सीधा है या उल्टा। अनन्या जी, आप रोइए मत, कृपया रोना बंद कीजिए। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। न वह बैठ पा रहा था, न ही उसके पास जाने की हिम्मत जुटा पा रहा था। तो फिर मुझे सच बताओ, अनन्या ने सुबकते हुए कहा। अर्जुन सोफे पर बैठ गया, पानी की बोतल खोलकर एक ही बार में खाली कर दी और फिर अनन्या को देखते हुए बोला, तुम्हारे कपड़े उल्टे इसलिए हैं क्योंकि वे मैंने पहनाए थे। अब आगे बताओ कि क्या हुआ था। अनन्या को अब उन छोटी बातों की परवाह नहीं थी। अगर वह कपड़ों में थी तो जाहिर है अर्जुन ने ही पहनाए होंगे। वह तो बस ये जानना चाहती थी कि उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई। ठीक है, मैं सब सच बताता हूँ, पर सुनने के बाद परेशान मत होना। अर्जुन जानता था कि अगर उसने अब नहीं बताया तो ये लड़की कहीं खिड़की से कूदकर जान न दे दे। कल रात जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था तो वह कमीना तरुण तुम्हें नीचे ला रहा था। तुम पूरी तरह बेसुध थी। मुझे दाल में कुछ काला लगा, मैंने जाकर उसकी दोनों टांगें तोड़ दी और तुम्हें वहां से निकालकर इस होटल में ले आया। पहले हमने बगल वाला कमरा लिया था, पर फिर उस दवा का असर बढ़ने लगा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, उसने तुम्हें कोई उत्तेजक दवा दी थी। तुम गर्मी के मारे चिल्लाने लगी और अपने कपड़े उतारने लगी। मुझे डर था कि तुम्हें कुछ हो न जाए, इसलिए मैंने तुम्हें चांदी की 3 सुइयां चुभाईं। और उसके बाद, क्या हम इस बारे में बात न करें? अर्जुन ने नजरें चुराते हुए कहा। बताओ मुझे, अनन्या ने दांत पीसकर कहा। सुइयां चुभाने के बाद तुम्हारा अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रहा और बिस्तर गीला हो गया। अगर यकीन न हो तो बगल वाले कमरे में देख लो। तुम्हें बहुत पसीना आ रहा था और शरीर में पानी की कमी हो गई थी। मैंने तुम्हें 4 बोतल पानी पिलाया। जब तुम खतरे से बाहर आ गई तो मैं तुम्हें इस कमरे में ले आया और यह सोचकर कपड़े पहना दिए कि जागने पर तुम्हें बुरा न लगे। पर शायद जल्दबाजी में वे उल्टे हो गए। नहीं। अर्जुन की बात सुनकर अनन्या ने अपना सिर पकड़ लिया। उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी, पर जो हुआ था वह उससे भी कहीं ज्यादा शर्मनाक था।